Hello, my dear students. How are you all? All good? That's great, my guys. So, guys, आज से हम ग्रेविटेशन क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 होता है उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से पढ़ें और अपने नोट्स भी साथ के साथ बनाते चलें ताकि वो आपको आने वाले टाइम में फ़ायदा दें। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। नाम है ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन चैप्टर का नाम है जिसे हम डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशन होता क्या है? देखो, ज्यादातर ना हिंदी में इसका अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो ग्रेविटेशन को हिंदी में बोला जाता है दैट इज गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण को अगर मैं अलग अलग करता हूं तो ये शब्द बनता है गुरु प्लस तत्व प्लस आकर्षण। यानी कि गुरु का मतलब होता है बड़ा और तत्व मतलब कि आपका मैटर, यानी कि जो बड़ी बड़े जो मैटर हैं, बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशन। बात समझ में आई कि बड़ी बड़ी चीजें, ऐसा नहीं कि कोई ट्रक उठा लिया आपने, बड़ी बड़ी चीजें लाइक आपका अर्थ हो गया, आपका सन हो गया, आपका लाइक अदर प्लैनेट्स हो गए, ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो होता है ग्रेविटेशन। बेसिकली ये फोर्स तो सब जगह लगता है, छोटी चीजों के बीच में भी लगता है, बट हमने गुरु शब्द क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि ये जो फोर्स है ये सिर्फ बड़ी चीजों पे ही विजिबल है, छोटी चीजों पे विजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई टेबल रखी है और सपोज बेड रखा है, तो टेबल और बेड आपस में थोड़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे। लेकिन आपको पता है कि जो अर्थ है और जो सन है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें वहां ग्रेविटेशनल फोर्स विजिबल होता है, महसूस होता है। बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स आप जमीन से टच हो रहे हो, आप जमीन पे ही हो, आप ऊपर स्पेस में नहीं जा रहे हो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का जो कि आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सपोज लाइक ये मार्कर है, ये दूसरा मार्कर है, मैं बोलूं ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो आप कहोगे सर झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अट्रैक्ट कर ही नहीं रहे। हालांकि अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच का फोर्स इतना कम है कि वो हमें दिखाई ही नहीं देता, हमें महसूस ही नहीं होता। इसीलिए हम यहां पर ये शब्द यूज करते हैं गुरु। गुरु यानी बड़ा, यानी बड़ी बड़ी चीजों में लगने वाला फोर्स। ऐसा लगता है छोटी चीजों पे भी है, ये हर चीजों पे लगता है। ठीक है, तो इसके अगर आप डेफिनेशन देते हो ग्रेविटेशन की, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। तो ये क्या है? इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स, बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। अब इस फोर्स के बारे में कैसे पता चला, किसने बताया? तो देखो, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था सर इसाक न्यूटन। तो कहानी आप लोगों को पता होगी, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि कहानी क्या थी। कहानी ये थी कि हमारे जो न्यूटन जी हैं, न्यूटन जी एक पेड़ के नीचे, एप्पल के पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे थे साहब, आराम से लेटे हुए थे। अब जी होता क्या है, अचानक एक जो एप्पल है वो आके उनके सर पे गिरता है। न्यूटन जी खड़े होते हैं, अरे साहब ये हुआ क्या? अब उन्होंने जी वो एप्पल देखा और अपना जो है एप्पल को देखा, और उन्होंने क्या ऊपर देखा कि साहब ये जो एप्पल है ये तो ऊपर से आ रहा है। उन्होंने क्या करा, उस एप्पल को ऊपर फेंक दिया, ऊपर फेंका, अब एप्पल फिर नीचे आ गया। उन्होंने दोबारा एप्पल उठाया, फिर ऊपर फेंक दिया, अब एप्पल फिर नीचे आ गया। बोले ये चक्कर क्या है, ये नीचे क्यों आ रहा है? ये जब ऊपर था पहले भी तो ये ऊपर ही क्यों नहीं चला जाता, ये नीचे क्यों आ रहा है? अब उन्होंने क्या करा, घर गए, अपने कप प्लेट जो भी हाथ पड़े वो सब उछाल उछाल के फेंक के देखा तो सारी चीजें नीचे आ रही हैं। अब चक्कर पड़ गया साहब, ये सारी चीजें नीचे क्यों आ रही है, ऊपर ही क्यों नहीं जा रही? अब ये उन्होंने सोचा था, उनको समझ में आया जब उन्होंने रिसर्च की कि साहब अर्थ के पास अपना एक फोर्स है जिसकी वजह से वो सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और क्योंकि ये उन्होंने इस फोर्स का नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। अब उन्होंने देखा कि ये फोर्स सिर्फ अर्थ पे नहीं लग रहा, ये यूनिवर्स की सारी चीजों पे लगता है।
ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। क्लियर। उसके बाद जब उन्होंने इसके बारे में जानकारी ली, इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने अपना एक लॉ दिया जिसे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसको नोट करना है तो एक बार पॉज करके नोट कर लें। ऐसा कुछ है नहीं वैसे नोट करने लायक, जस्ट एन इंट्रोडक्शन पार्ट है आज के लिए हमारे लिए। सो देखिए, सो नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और जो कि न्यूटन से हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स के लिए लगता है, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने ये फोर्स निकालने के लिए एक तरीका बताया था। वो तरीका किस तरह से था, तो देखिए, उसने ये बताया था कि मान लेते हैं ये मेरे पास एक मास है, सपोज m1, और ये अनदर मास है, सपोज ये है आपका m2, और इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है सपोज ये स्मॉल r। तब न्यूटन ने क्या बताया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द टू मासेस की, उसने पहली पॉइंट ये बताई थी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two masses is directly proportional to product of masses, यानी कि जो F है that is directly proportional to the m1 into में m2 के, and inversely proportional to the square of distance between them, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि 1/r²। मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। कंबाइन कर दो, प्रोपोर्शनल को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी m1 m2/r², एंड प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो कोई कांस्टेंट आ जाता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू g m1 m2/r², वेयर जो आपका g होता है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जहां पे आपकी जो g की वैल्यू होती है दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये वैल्यू होती है आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की आइंग, और ये पूरा फॉर्मूला है जो कि आपको याद कर लेना है कि F इज इक्वल टू जी m1 m2/r²। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी उसने बताई थी जो हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी आप वीडियो को पॉज करें और ये जो वैल्यूज गिवन है नोट कर लें, अपने नोट्सों में ये सारा कुछ डालें। तो पॉज करके नोट करें। हो गया, डन, अब तक तो हो गया होगा। सो नेक्स्ट जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो इन्होंने क्या क्या बताया था इनके बारे में, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, कि सबसे पहली चीज तो उसने ये बताई थी कि इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ये सबसे वीक है, सबसे कमजोर फोर्स है नेचर में। नेचर में ज्यादातर 4 फोर्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एंड लाइक ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो वो बोलता है कि प्रॉपर्टीज क्या थी ग्रेविटेशनल फोर्स की। प्रॉपर्टीज नंबर 1, इट इज
वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, एक तो ये नेचर में सबसे ज्यादा कमजोर फोर्स है। नंबर सेकंड, इट इज, एक तो वीकेस्ट फोर्स हो जाता है, दूसरा इट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स यानी कि इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स, एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग, along the line joining two centers। उसके बाद जो ये फॉर्मूला है जो हमने लगाया था F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, कि F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मासेस, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मासेस। अब आप कहेंगे सर पॉइंट मासेस क्या चीज है? तो देखो ये एक तरीके का कंपैरिजन टर्म होता है, ठीक है, कि होता क्या है, जैसे आपने, ये आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे मान के चलिए अगर मैं बात करूं साइज ऑफ सन, देखो साइज ऑफ सन ना जो हमारी अर्थ के मुकाबले भी 13 लाख गुना बड़ा है सन का साइज, फिर भी अगर हम यहां से सन को देखते हैं तो वो इतना सा दिखाई देता है, ठीक है। तो सन हमारे लिए एक तरीके से पॉइंट मास हो गया, नहीं हो गया? उसी तरह से अगर आप मान के चलिए सन पे पहुंच जाए, ठीक है, और आप जो है अर्थ को देखें, तो अर्थ आपको एक तरह की पॉइंट मास जैसी लगेगी, नहीं लगेगी? बिल्कुल पॉइंट जैसा लगेगा, छोटा सा पॉइंट ऐसे दिखाई देगी अर्थ, ऐसे ये रही अर्थ इतनी सी, तो ये पॉइंट दिख रहा है और इसके अंदर मास तो है ऑब्वियसली, तो ये आपका क्या है? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं आप ट्रक के सामने खड़े हो तो आपको ट्रक लगेगा बहुत बड़ा, सर बहुत बड़ा ट्रक है जी, इसका तो मास बहुत ज्यादा है। उसी ट्रक को आप स्पेस से देखते हो तो वही ट्रक आपको एक पॉइंट जैसा लगाई देगा। चलो स्पेस से मत देखो, उसी ट्रक को आप ऐसा करो, एक पहाड़ की ऊंचाई से देखो, माउंट एवरेस्ट से आप देख रहे हो या आप बहुत सारे पहाड़ हैं उन पहाड़ की हाइट से आप देख रहे हो, तो आपको उन्हें इतना सा पॉइंट चलता हुआ नजर आएगा ट्रक का, ठीक है। तो वहां जो ट्रक है एक पॉइंट मास की तरह काम करता है। बात समझ में आई? तो इस तरह से जब दो मासेस के बीच में डिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाए कि दोनों मासेस आपस में पॉइंट मास लगे, तब ये फॉर्मूला आपका वैलिड है। जैसे अर्थ और सन और लाइक अदर प्लैनेट्स, अगर मैं आप बात करूं यहां से, तो आप बृहस्पति जो लाइक आपका जो जुपिटर है वो बहुत बड़ा है, हमारे अर्थ से भी बड़ा है, बट जब हम उसको देखते हैं ना कभी कभी तो एक चमकता हुआ सितारा सा दिखाई देता है छोटा सा, तो वो हमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा दिखाई देता है। आई बात समझ में? नहीं आई? तो वो आपका होता है लाइक पॉइंट मास, और ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ वैलिड किसके लिए? पॉइंट मास के लिए वैलिड है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो एक वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, पॉज करें एंड नोट करें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्मार्ट बोर्ड आपको शो करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू आयरन balls each of mass 1 kg separated by a distance of 1 meter given g is equals to 6.673 into 10 to the power minus 11। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि आपके पास ये दो आयरन बॉल्स हैं जिनका जो मास है वो 1 kg का है, एंड उनके जो बीच की डिस्टेंस है सेपरेट बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, और g की वैल्यू आपको गिवन है, आपको इनके बीच का फोर्स निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें, पॉज करो सॉल्व करो, डन, 1 2 3 डन। चलिए हो गया होगा अब तक। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहां पे सॉल्यूशन आपको देखिए, m1 गिवन है दैट इज 1 kg, अगेन m2 गिवन है अगेन दैट इज 1 kg, और r गिवन है 1 मीटर, और g आपको गिवन है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आप और आपको जानते हो, एंड
आपको निकालना है फोर्स जिसका फॉर्मूला होता है G m1m2/r²। तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो F इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11। जी की वैल्यू मैंने पुट करी, इंटू में m1 है आपका 1 kg, m2 है आपका 1 kg अपॉन मास भी है आपका 1²। तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। 6.673 इंटू 10⁻⁻11। तो ये आपका आ गया फोर्स। अच्छा, यहां से एक चीज और पता चल रही है। देखो, आपके मन में ना सवाल ये आएगा कि जी बड़ी बड़ी चीजें तो अट्रैक्ट करती है, हमें दिखाई देती है, अर्थ है, सन है, प्लैनेट्स है, लेकिन हमारे कमरे में रखा जो टेबल है, बेड है, या बेड या कुर्सी है, आई मीन चेयर है, या टेबल या चेयर है, वो क्यों नहीं अट्रैक्ट करती? तो देखो, वो इसलिए अट्रैक्ट नहीं करती क्योंकि आपको ना ये फैक्टर दिखाई दे रहा होगा 10⁻⁻11, यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने बैठ जाऊं तो मैं क्या करूंगा, 6.673 अपॉन 10⁻11 से इसको डिवाइड करूंगा, उतना न्यूटन फोर्स होगा। तो देखो, ये 10⁻11 10⁻11 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 0.00000, देखो कितनी जीरो जाएंगी, 0.000000000 और 0, यानी कि 11 जीरो के बाद फिर ये वैल्यू आएगी, इतना न्यूटन फोर्स। ये ना के बराबर ही तो है। इसकी वैल्यू कितनी है इसके मुकाबले? तो हमारा लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लाइक हमारा जो खुद की जो मस्कुलर फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो तो इससे बहुत ज्यादा है। तो इन चीजों को रोक के रखेगा आराम से। तो इसीलिए ये फोर्स बहुत कम है, इसलिए हमें टेबल चेयर लाइक आपका बेड है, बेड या टेबल है, वो आपस में अट्रैक्ट करती हुई नजर नहीं आती है। इसी वजह से दैट इज वाई इसको बोला गया है कि इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे कमजोर फोर्स होता है नेचर के अंदर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके, सो उसके बाद लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा स्क्रीन पे आपको शो होगा। सो स्मार्ट बोर्ड जी, शो द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। सो क्वेश्चन आपके सामने जो है हमारे स्मार्ट बोर्ड ने शो कर दिया है। क्वेश्चन को एक बार रीड करें, तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ, देन आप वीडियो को पॉज करना और सॉल्व करना। द मास ऑफ द सन इज 2 × 10⁻30 kg and that of the earth is 6 × 10⁻24 kg. If the average distance between the sun and the earth is 1.5 × 10⁻11 meter, calculate the force exerted by the sun on the earth and also earth on the sun. Take G is equals to 6.7 × 10⁻11। तो उन्होंने आपको सन का मास दे दिया, अर्थ का मास दे दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया। आई थिंक सारी डेटा तो हमें गिवन है। तो वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। हो गया? हो गया? हो गया? चलिए, अब तो हो गया होगा। सो सॉल्यूशन देखिए इसका। जिसका नहीं हुआ तो वो एक बार और पॉज करके ट्राई कर ले। तो वो कहता है कि मास ऑफ द सन इज, सपोज मास ऑफ द सन है आपका, दैट इज 2 × 10⁻30 kg। मास ऑफ अर्थ है आपका 6 × 10⁻24 kg। इफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज, तो जो r की वैल्यू गिवन है वो है 1.5 × 10⁻11 मीटर। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द अर्थ, यानी यहां आपको फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो निकाल दीजिए। तो F इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। तो यहां मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो G की वैल्यू गिवन है आपको 6.7 × 10⁻11 इंटू में m1 यानी कि मास ऑफ द सन, दैट इज 2 × 10⁻30, और मास ऑफ द अर्थ दैट इज 6 × 10⁻24 अपॉन r²। r कितना गिवन है हमारे पास? 1.5 × 10⁻11 और इसके बाद का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें गिवन है जिसे हमने अपने फॉर्मूले में अप्लाई किया है। ओके, तो सेम करना है जो हम अब तक करते आए हैं। तो क्या करना है? तो देखिए, देखो 6.7 × 10⁻11 इंटू में, देखिए अगर मैं इसकी अलग 2 × 10⁻30
इंटू 6 इंटू 10⁴। सिर्फ इसको ओपन करना है मुझे अभी, तो मैं इसको डायरेक्टली ओपन मल्टीप्लिकेशन ना करके मैं डायरेक्ट अलग अलग कर देता हूँ। तो आपका हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻22। तो देखिए 1.5 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स, और आपका जो कटता है उसके काट दो, अदरवाइज इसको डायरेक्ट ले लो। तो वैल्यू आपकी इधर आनी है 6.7 इंटो में 2, केवल 10⁻⁴ जो उनको एक तरफ कर लो, बिना पावर वाली एक तरफ कर लो। तो इंटो में 2 इंटो में 4 अपॉन 1.5 इंटो, अब क्या करना है मुझे, सिर्फ इनको अलग करना है। तो 10⁻11 वो भी माइनस के, इंटो में 10⁻30 दैट वो पॉजिटिव है, इंटो 10⁻24 ये भी पॉजिटिव है, और 10⁻−22 ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाती है 6 2 जा 8, तो 6.7 इंटो में 8 ओवर 1.5 इंटो 10⁻⁴। तो देखिए क्या बनता है, ये आपका बन जाएगा 30 + 24, ये आपका हो जाएगा 54, और 22 एंड 11 ये आपका हो जाएगा 33, इसमें से कटा गया ऑब्वियसली माइनस किया है, तो 4 में से 3 गए 1, 5 में से 3 गए 2, ये आपका आ जाता है 21। पॉइंट से मैं पॉइंट काट देता हूँ जिससे मेरा आसान हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो तो 8 7 जा 56, 6 5 48 एंड 2 हो जाएगा आपका 50, 43 436/15 इंटू 10⁻21 इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा 15 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी 30, 2 30 एंड 33 और 30 और 1 सॉरी 13 136 5 15 120 28 136 है 120, तो ये आपका बच जाता है 20 16 और पॉइंट 15 120 15 नम्मा 135, तो ये आपका चला जाएगा 9 बार 28.9 इंटू 10⁻21। तो इतने न्यूटन आ गया। अगर आप चाहो तो इसको आगे ओपन करना चाहो तो आगे कर सकते हो, 2.89 इंटू 10⁻22। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख दो क्योंकि ये सही यही बनता है 2.89 इंटू 10⁻22 न्यूटन। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लें। ओके, एक मिनट, आई थिंक आई हैव डन सम मिस्टेक। यहाँ पे आपका 53 आएगा और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, देन कट पिट के दोबारा करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आपकी आ जानी है, कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 15 3 45, 15 चौका 60, 15 3 45, 3 और 45 और 45 53, लाइक ये हो जाएगा 5 और 3 8 8 86, 15 15 5 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 5 75 यानी 75, 86 में से 75 गए तो आपके बच जाते हैं 6 और 5 11 11 यानी कि 110, 15 चौका 7, 15 6 90, 15 7 105, 35.7 इंटू 10⁻21, तो ये आपका बन जाएगा 3.57 इंटू 10⁻22 और 3.6 इंटू 10⁻22 न्यूटन, ये है। सो एक छोटा सा यहाँ मिस्टेक हुई थी, बाकी आप इसको सही कर लें। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और हो गया कंप्यूटर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारा जो स्मार्ट बोर्ड है ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन शो करेगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सो क्वेश्चन कहता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज 49 न्यूटन, हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स बी डिक्रीज्ड, उनके बीच की डिस्टेंस को कितना हम कम कर दें सो दैट द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स डबल, कि उनके बीच का जो फोर्स है वो डबल हो जाए। तो क्या करना चाहिए? वाह, वेरी गुड। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आर को कम कर दो फोर्स डबल हो जाएगा। तो अगर मैं आर को आधा कर देता हूं तो फोर्स डबल हो जाएगा? श्योर। वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें।
हो गया, हो गया, चलिए, तो आई थिंक कर लिया होगा, और कुछ का आंसर आ भी गया है, मुझे कुछ आवाज आई है यहाँ तक आप लोगों की। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज 49, distance between these objects be decreased so that the force between them is doubled। तो आपको क्या करना है, आपको मासेस मान लेने हैं कि लेट एक मास हमारा m1 और दूसरा मास हमारा m2। तो देन इन फर्स्ट सिचुएशन, सपोज F फोर्स है दोनों के बीच में, तो F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर, यानी कि F आपको दे रखा है 49 न्यूटन इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो ये है हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन दैम और बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट भी डिक्रीज्ड। अब आपको डिस्टेंस कितनी डिक्रीज करते हैं कि लेट r डैश इज इक्वल्स टू r बाय, या इसको r डैश ही मान लेते हैं, r डैश बी द नेक्स्ट डिस्टेंस व्हेन फोर्स बिकम्स डबल, जो फोर्स है वो आपका डबल हो जाए। तो उस केस में आप क्या करेंगे, फोर्स कितना हो गया 98, देन 98 इज इक्वल्स टू जी, देखिए मासेस तो सेम ही रहेंगे, सिर्फ हमने क्या किया आर डैश को चेंज कर दिया, आर डैश स्क्वायर बन गया। इनको आपस में आप डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा, ये 98 बाय 49 इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर अपॉन जी m1 m2 बाय आर डैश स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा, आर डैश ऊपर, तो वैल्यू आपकी हो जाएगी, देखिए 2 इज इक्वल्स टू, तो ये चला जाएगा ऊपर आर डैश का स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2 इज इक्वल्स टू आर डैश ओवर आर का होल स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे तो आर डैश की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट 2 आर। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसकी वैल्यू। क्लियर है? क्लियर? तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन शो करेंगे। पॉज करें या नोट कर लें, और अगला क्वेश्चन स्मार्ट बोर्ड आपको शो करेगा, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे हमारे स्मार्ट बोर्ड ने शो कर दिया है, तो उसको एक बार पढ़ें और वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। तो पॉज करो और सॉल्व करो। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। अ स्फीयर ऑफ मास 40 kg इज अट्रैक्टेड बाय अनदर स्फीयर ऑफ मास 80 kg, यानी कि 40 किलोग्राम का एक स्फीयर है और 80 किलोग्राम का स्फीयर है, बाय अ फोर्स ऑफ इतना 2.5 into 10 to the power -6, इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। व्हेन देयर सेंटर्स आर 30 mm अपार्ट, और उनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 mm का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे ख्याल से अब तक हो गया होगा, और फिर भी एक बार बोल देता हूँ, पॉज करो, सॉल्व करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो सॉल्यूशन देखिए। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको दे रखा है m1, वो कितना है आपका 40 kg। दूसरा आपको गिवन है m2, और वो है आपका 80 kg। आफ्टर देन आपका फोर्स गिवन है जो है आपका 2.5 into 10 raised to power -6 न्यूटन। व्हेन द सेंटर्स आर 30 mm अपार्ट, तो r की वैल्यू गिवन है 30 मिलीमीटर। मिलीमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, तो 30 into 10 raised to power -3 मीटर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। तो फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो आपको पता है F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू आपको पता है दैट इज 2.5 into 10 raised to power
-6 इज इक्वल्स टू जी आपको कैलकुलेट करना ही है इन टर्म में m1। या आप एक काम कीजिए, वैल्यूज बाद में रखिए, पहले हम इसको डायरेक्टली यहाँ से निकाल देते हैं। तो अगर मैं यहाँ से g निकालता हूँ तो वैल्यू हो जाएगी f इन टर्म में r स्क्वायर अपॉन m1 इन टर्म में m2। अब रखो वैल्यूज, तो g इज इक्वल्स टू f है आपका 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -6 इंटू में r का स्क्वायर यानी कि 30 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इंटू में 30 इंटू 10 रेज टू पावर -3 अपॉन r स्क्वायर, सॉरी m1 इंटू में m2 यानी कि 40 और इंटू में 80। देखो दो जीरो से ये जीरोस कट गई, 0 से 0 खत्म हो गया। उसके बाद आपकी जो इसको सॉल्व करके वैल्यू आती है दैट इज 0.703 इंटू 10 रेज टू पावर 6 और ये आपका हो जाएगा माइनस का 12 एंड यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाती है दैट इज g इज इक्वल्स टू 7.03 इंटू 10 टू द पावर -13 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर हम 10 का ये आया कैसे, ये ऐसे आया, अगर मैं इसको 0.703 इंटू 10 टू द पावर -12 में मैं 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 का डिवाइड कर देता हूँ, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इधर तो ये आपका हो जाएगा 7.03 और इस 10 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा इधर तो माइनस का 13 हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम आज अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके बाद आगे आप मेहनत करते रहें, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस करें, आप नेट से निकाल के प्रैक्टिस करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड डू हार्ड वर्क। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।